Dear students, welcome to RxPSM. I am Dr. Y.K. Singhal and I will teach you community medicine, which will be helpful for NEET PG aspirants, UG and PG medical students, as well as for nursing and paramedical students. मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। तो ये होता क्या है मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी और क्यों किया जाता है, वाई नीडेड मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। तो कोई भी डिजीज़ कंडीशन है या कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है या कोई भी बायोकेमिकल डाटा है, तो जब तक हम उसको मेज़र नहीं करेंगे इन टर्म ऑफ एनी डिजिट, तो हम कैसे कह पाएंगे कि भाई कंडीशन क्या है। जैसे आप बात करते हो फीवर की, तो जब तक हम टेम्परेचर को मेज़र नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा फीवर कैसा है, लो ग्रेड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है। अगर कोई बोलता है मेरा बीपी बढ़ गया है, तो बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो मेज़रमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। या हम ब्लड शुगर की बात कर लें, तो ब्लड शुगर में भी ब्लड शुगर जब हम मेज़र करेंगे तभी हमें पता चलेगा कितना ब्लड शुगर है, तब कह पाएंगे हम कि हाइपरग्लाइसीमिया है या डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गया है या हाइपोग्लाइसीमिया है। तो जिस तरह से डिजीज़ कंडीशन को मेज़र करके हम डिजीज़ का स्टेटस पता करते हैं, उसी तरह से एपिडेमियोलॉजी में जो मेज़रमेंट है वो हेल्थ का, जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो डिजीज़ फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं और किन नंबर्स में वो डिजीज़ को अफेक्ट करते हैं, तब जा कर के हम डिजीज़ का इम्पैक्ट जान पाएंगे, एक्सटेंट जान पाएंगे एंड डिजीज़ का ट्रेंड जान पाएंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले कोविड की, तो कोविड में हम डेली केसेज की एक वेबसाइट थी जो डेली केसेज बताती थी कि आज इतने केस बढ़ गए। तो जब उसमें क्या होता था, डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी हमें पता लगती थी, नंबर ऑफ़ केसेस पता लगते थे हमारे को, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी इज नीडेड वाई टू नो द इम्पैक्ट, एक्सटेंट, ट्रेंड ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट्स हम यूज़ ले सकते हैं, जैसे मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी, जिसमें हम डेथ रेट्स की बात कर सकते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो मॉर्बिड कंडीशन क्यों हुई, या उसके मॉर्बिड कंडीशन के जो भी रीजंस थे उन रीजंस से रिलेटेड डेटा अगर हम कुछ लेंगे। जैसे हम प्रिवेलेंस किसी डिजीज़ का निकालते हैं, तो प्रिवेलेंस ये बताता है कि इस डिजीज़ का कितने केस कम्युनिटी में है, तो वो पेशेंट जो हैं जो डिजीज़ से अफेक्टेड है उनकी मॉर्बिडिटी बता रहा है। जैसे हम डिसेबिलिटी रेट निकाल सकते हैं, नेटेलिटी यानी ये एनसी की बारे में बात कर सकते हैं। डिजीज़ करेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हेल्थ नीड क्या है, यूटिलाइजेशन किस तरह से कर रहे हैं या कितना यूटिलाइजेशन हेल्थ सर्विसेज का हो पा रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे हम एयर पोल्यूशन की बात कर ले तो एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स अगर हम निकालेंगे तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएगा। और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, तो ये अलग अलग मेजरमेंट्स हमारे पास में होते हैं। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट्स की, कि जो मेजरमेंट है वो वैलिड हो, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक हो। तो ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर एक स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे तो इन पांचों पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए मैं अभी इन पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अलग से लेक्चर बनेगा। व्हाट आर द इश्यूज़ इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में सबसे बड़े इश्यूज़ क्या हैं कि हमने जो डाटा कलेक्शन किया वो गलत, फॉल्टी डाटा कलेक्ट कर लिया, तो एरर्स इन डाटा कलेक्शन। अगर डाटा कलेक्ट गलत होगा तो मेजरमेंट में एरर आएगा। हमारा जो एम है, पर्पस है, इज़ नॉट टू एलिमिनेट एरर बट ट्राई टू रिड्यूस द एरर एज मच एज पॉसिबल। तो जितना कोशिश करें कि हमें एरर कम से कम मिले, सही, जितना मैक्सिमम डाटा हमें सही मिले तो हमारा मेजरमेंट सही जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं IMR की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि एक मेजरमेंट है, इन्फेंट की कंडीशन को बताता है कि हमारी नेटल सर्विसेज कैसी चल रही है हमारे कंट्री में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैसे चल रही है। अब हमें IMR का डाटा लेना है, तो IMR का डाटा हमें हर हॉस्पिटल से एक
सिस्टम से मिल रहा है। एक मैनेजमेंट सिस्टम है हॉस्पिटल का, IHMS जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू हमें डेटा मिल रहा है। तो उस डेटा में जो एंट्री है वो एंट्री ANM लेवल से स्टार्ट हो जाती है। ANM उसके अंदर एंट्री कर सकती है। तो वहाँ जो एंट्री है वो अगर गलत है, मान लो किसी ANM ने मिस कर दिया किसी इन्फेंट की डेथ को एंटर करना, तो हमारा डाटा वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही कोशिश की जाए कि एज मच एज पॉसिबल हमें अच्छा डाटा मिले। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वेरिएट एंड सर्कमस्टेंस। तो वेरिएट क्या होता है कि किसी कोई भी डिजीज से रिलेटेड कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरिएट हो सकती है ना। तो इनको वेरिएट की जगह हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट की डिजीज़ उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, और ये वेरिएट्स दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं। एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, एक कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट शब्द का मतलब होता है इंडिविजुअली स्पेसिफाइड कंडीशन। इंडिविजुअली स्पेसिफाइड मतलब कैसे? जैसे अपना थंब इम्प्रेशन है वो इंडिविजुअली स्पेसिफाइड है, सभी लोगों का थंब इम्प्रेशन अलग अलग होगा, ठीक है। या कोई और कंडीशन जो पर्टिकुलरली इंडिविजुअलाइज्ड हो, जैसे फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर यदि अगर है यस और नो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतना % फ्रैक्चर है। जैसे हम BP के केस में या हाइपरटेंशन के केस में या डायबिटीज़ के केस में या कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में चेक करते हैं ना, उस तरह से फ्रैक्चर को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। लंग कैंसर है तो है, ऐसा नहीं कि थोड़ा कैंसर है ज़्यादा कैंसर है, ऐसा नहीं है। यस और नो में जहाँ बात हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर लेवल है, तो बायोकेमिकल मार्कर्स सारे जो हैं वो लगभग इसके अंदर आ जाएंगे, जो रूटीन बायोकेमिकल मार्कर्स हैं, ठीक है। दूसरा वेरिएट के बाद में आता है सर्कमस्टेंस। तो सर्कमस्टेंस का मतलब होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर माइट बी सस्पेक्टेड फॉर डिजीज़, यानी कि कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल गया कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डिजीज़ के लिए, और ये भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब यस और नो में, और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब जैसे एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड में आएगा। पोल्यूटेड वाटर भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आएगा कि अगर पानी गंदा है तो उससे डिजीज होगी, और पानी जनरली जो टैप वाटर है वो प्योर वाटर नहीं होता, उसको आगे आपको डिसइंफेक्ट करना होता है ना। लेकिन मान लो इसमें हम डिस्क्रीट फैक्टर की बात करें, तो डिस्क्रीट फैक्टर क्या हो सकता है यस और नो में? जैसे एनवायरनमेंट में कोई ऐसा हुआ, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, एक गैस सीक्रेट हो गई थी, उससे सब लोग जो है उस एरिया के अफेक्ट हुए, तो वो डिस्क्रीट सर्कमस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट सर्कमस्टेंस, इसको रेट की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल या सर्कमस्टेंस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बताते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसी चीज़ को बताया जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड एसडी निकालते हैं ना, तो जिसकी कोई रेंज होगी, और रेंज है इसका मतलब वो डेटा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, अलग अलग हो सकता है, और यहाँ पे हम रेट निकालते हैं। जो मेन टॉपिक है इस मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी का, टूल्स ऑफ मेजरमेंट, तो हमारे पास में 3 टूल हैं, रेट्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जैसे हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं x/y, तो ये x जो है ये न्यूमरेटर हुआ, और y जो है वो डिनोमिनेटर हुआ। जो हिंदी में बच्चे पढ़े हैं, अंश और हर हम पढ़ के आए हैं हिंदी मीडियम में, तो x/y हो जाता है। यहाँ पर रेट्स एंड रेशो क्या कहता है कि अभी यहाँ पे अगर किसी कंडीशन में न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि y की पॉपुलेशन में से x की पॉपुलेशन भी थी, जैसे हमने बात करी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम क्या करते हैं, नीचे लेते हैं लाइव बर्थ टोटल, और ऊपर लेते हैं नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। तो लाइव बर्थ जितनी भी हुई उनमें से कितने इन्फेंट की डेथ हुई,
तो जो ये इन्फेंट ऊपर वाले जो आए ये इन्हीं में से काउंट थे। मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से 10 बच्चों की डेथ हो गई, तो ये 10 जो डाटा आया, 10 का फिगर आया नीचे 1000 में से ही आया, तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज़ें हमें रेट्स में भी देखने को मिलेगी और प्रोपोर्शन में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम डिटेल में और आगे कर रहे हैं इसको। यहाँ पर आ जाता है रेट। रेट क्या है? अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इन गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब कोई इवेंट है जो किसी पॉपुलेशन में हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है। जैसे कि हमने बात की क्रूड बर्थ रेट की, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन मीडियन पॉपुलेशन इनटू 1000 ले सकते हैं, लाख ले सकते हैं, वो हम हमारी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो न्यूमरेटर यहाँ है, डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। जब मीडियन पॉपुलेशन पे जब हम बर्थ रेट निकालते हैं तो जो बर्थ जो भी हुई है वो बर्थ होने के बाद वो बच्चा भी पॉपुलेशन का ही पार्ट हो चुका है। मान लो हमने मीडियन पॉपुलेशन लिया नीचे, ऊपर बर्थ लिया, तो बर्थ जनवरी में हुई और मीडियन पॉपुलेशन लेते हैं 1 जुलाई की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बच्चा भी इस पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे डेथ रेट है, तो टोटल मीडियन पॉपुलेशन से कितनी डेथ हुई है ना, तो नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मीडियन पॉपुलेशन। तो ये जैसे क्रूड डेथ रेट है या क्रूड बर्थ रेट है या नॉन स्पेसिफिक और अनस्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए बात नहीं कर रही है, ये टोटल बर्थ रेट या टोटल डेथ रेट हो गई। इसमें अपन स्पेसिफिक रेट्स भी निकाल सकते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कोज की, यानी किसी बीमारी की डेथ रेट हो गई कि टीबी से रिलेटेड कितनी डेथ हैं या मलेरिया से रिलेटेड कितनी डेथ हैं। किसी ग्रुप की निकाली जा सकती है, जैसे कि कोई हमने एज ग्रुप ले लिया कि बच्चों की अंडर 5 मोर्टेलिटी कितनी है या ऐसा कुछ, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की भी निकाली जा सकती है कि पिछले 5 साल में कितनी डेथ हुई है ना। तो ये स्पेसिफिक रेट्स हो जाती है। स्टैंडर्डाइज रेट्स क्या होती है? अगर हमें 2 डिफरेंट पॉपुलेशन को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेट की बात करते हैं। जैसे कि हम कोई एज ग्रुप या पर्टिकुलर एज ग्रुप में या एज ग्रुप की किसी रेंज में हमको जब कंपेयर करना है डेथ का, तो हम उससे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रेशो। तो यहाँ पे रेशो जो है वो कोई 2 रैंडम क्वांटिटीज़ को रिलेशन बताता है। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिफरेंट होता है। न्यूमरेटर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे डॉक्टर पेशेंट रेशो ले लिया हमने, तो डॉक्टर अलग पेशेंट अलग, तो डॉक्टर पेशेंट रेशो बना दिया कि हमारे देश में डॉक्टर कितने पेशेंट कितने, तो एवरी 1000 पॉपुलेशन या 2000 पॉपुलेशन या 5000 पॉपुलेशन पे इतने डॉक्टर हैं। या सेक्स रेशो में हम जो है फीमेल एंड मेल का रेशो निकालते हैं कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग क्वांटिटी हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, रैंडम क्वांटिटी हैं। एमएमआर क्या है? एमएमआर देखो, एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, क्योंकि यहाँ ऊपर हम लेते हैं मैटरनल डेथ कि कितनी मदर की डेथ हुई, और नीचे हम जो लेते हैं वो लाइव बर्थ लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ जो है वो तो हुआ बच्चों का, और डेथ हुई मदर की, तो मदर और बच्चे अलग अलग क्वांटिटी हो गई, इसलिए इसको हम रेशो मानेंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है एमएमआर में? जैसे जनरली हम जब बात कर रहे थे, जब हमने रेट पढ़ी थी, तो रेट में हमने आईएमआर पढ़ा था। आईएमआर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इन्फेंट डेथ अपॉन लाइव बर्थ हमने लिया था। एमएमआर में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर तो ले रहे हैं मैटरनल डेथ और नीचे ले रहे हैं लाइव बर्थ। तो आईएमआर के अंदर जो बच्चे जन्म लिए उन्हीं में ही हमने इन्फेंट डेथ उन्हीं बच्चों में से निकाली। एमएमआर में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो बच्चे जन्म लिए उनमें मदर की डेथ निकाले? हम यहाँ नीचे ऐसा भी तो ले सकते थे जितनी मदर प्रेग्नेंट हुई उनमें से डेथ कितनी की हुई, तो ये रेट बन जाती। लेकिन हमने रेट क्यों नहीं बनाई? क्योंकि लाइव बर्थ का डाटा कलेक्ट करना ईजी है, क्योंकि हमारे पास में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री सिस्टम चलता है। जितने बच्चों की डेथ हुई है या जितने बच्चों का बर्थ होता है वो तो हमें डाटा इजीली मिल जाता है।
पर लेकिन अगर हम MMR में से R को रेट निकालेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए कि कितनी फीमेल प्रेग्नेंट हुई। तो ये डाटा मिलना मुश्किल है क्योंकि सब फीमेल ANC नहीं करवाती, लेकिन जितनी भी फीमेल जिनकी ANC हुई है, उनकी अगर डिलीवरी हुई है, उनके बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनता है। तो इसलिए जो नीचे वाला डेटा है, अगर इसमें हम प्रेग्नेंट वीमेन लेना चाहें या मदर्स के नंबर लेना चाहें, तो ये हमें ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट डाटा मिल जाए। इसलिए MMR की जगह में हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जगह मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो निकाला और नीचे हमने लाइव बर्थ लिया, क्योंकि लाइव बर्थ जो है वो ईजिली मिल जाएगा। मैटरनल डेथ है, ये भी डेथ रजिस्ट्री में मिल जाएगा। IMR में नीचे लाइव बर्थ है और ऊपर इन्फेंट की डेथ है, तो ये भी डेथ एंड बर्थ का डेटा है, ये हमें इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालें, तो रेट में क्या होगा, ऊपर आएगी मैटरनल डेथ, नीचे आएगी मदर प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी का डेटा मिलना कोई गारंटी नहीं कि हमें एक अच्छा डेटा मिल जाए। इसलिए हम यहाँ पे IMR में तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं और MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम चाहें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी निकाल सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में दिया जाए तो। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में रेट एंड रेशो दोनों के फीचर हैं। रेट की तरह से न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लायर जो है यहाँ पर 100 होता है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे हमने ले लिया नंबर ऑफ स्कैबीज चिल्ड्रन अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में निकल जाएगा। भाई टोटल बच्चों में स्कैबीज वाले बच्चों का प्रोपोर्शन बता दो। अब न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो कोई भी इवेंट जो हो रहा है, जैसे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर ली, या नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ स्कैबीज की बात कर ली, या मैटरनल डेथ की बात करी, तो जो भी इवेंट होता है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है, जब बर्थ या डेथ हुई। और न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर इन रेट एंड प्रोपोर्शन एंड नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर इन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। डिनोमिनेटर्स में क्या होगा, डिनोमिनेटर्स जो होंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे हम मीडियन पॉपुलेशन यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन एट रिस्क यूज कर सकते हैं। जैसे IMR जो है उसका जो नीचे लेते हैं, हम क्या लेते हैं, IMR में न्यूमरेटर में जाता है इन्फेंट डेथ और डिनोमिनेटर में जाता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो जो लाइव बर्थ है वो बच्चे वो रिस्क पर हैं, उनकी डेथ होने के चांसेस हैं, इसलिए पॉपुलेशन एट रिस्क यहाँ पर लाइव बर्थ होगी और ऊपर न्यूमरेटर में इन्फेंट डेथ होगी। फूड पॉइजनिंग इन टाउन, किसी टाउन में फूड पॉइजनिंग के केसेस फैल गए तो उस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए पॉपुलेशन एट रिस्क का काम करेगी। पर्सन टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कोहोर्ट स्टडी हमने प्लान की, जिसमें स्टडी में शुरू में 100 लोग थे, 100 लोगों से हमने स्टार्ट की और 1 महीने बाद में 10 लोग चले गए, 90 बचे, 90 बचे, फिर 1 महीने बाद 10 लोग और चले गए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो स्टडी करते हैं वो पीरियड के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। जैसे आप पर्ल इंडेक्स पढ़ोगे, उसमें 100 वीमेन पर ईयर आएगा, कि किसी स्टडी में 100 वीमेन को 1 साल के लिए रखा है। HWY मतलब 100 वीमेन ईयर, यानी कि 100 वीमेन इंटू 12 मंथ, तो 1200 मंथ्स टोटल हो जाते हैं। तो या तो ये करो आप कि 1200 वीमेन को 1 महीने के लिए स्टडी में ले लो, तो भी डाटा 1200 का आएगा। या आप ये कर सकते हो कि 1200 वीमेन को 1 मंथ के लिए रखें, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 200 वीमेन को 6 मंथ के लिए हम स्टडी में रख लेंगे, तो भी डाटा 1200 आ जाएगा। या फिर हम 50 वीमेन को 2 ईयर्स के लिए स्टडी में रखेंगे, तो भी डाटा जो है 1200 ही आएगा हमारे पास। इसी तरह से पर्सन डिस्टेंस स्टडी, ये कब होती है, पैसेंजर माइल्स। जैसे हम ये देखना चाहें कि भाई ट्रेन एक्सीडेंट में कितने पैसेंजर्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक्सीडेंट के चांस बनते हैं, या फ्लाइट जर्नीज में ऐसा होता है कि इजी डाटा मिल जाता है। फ़्लाइट में कोई सीट फिक्स होती है ना, तो हमें इजी डाटा मिल जाता है भाई कितने लोग 1 साल में ट्रेवल किया, और टोटल ट्रेवल के बाद में जो एयरप्लेन क्रैश के या जो भी डेथ का डाटा आया तो पैसेंजर माइल से मिल जाएगा। सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भी डिनोमिनेटर में आ सकता है, जैसे कितनी एज वाले, सेक्स वाले, ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं, तो वो सब ग्रुप बना सकते हैं। मान लो हमने कोई एक अंडर 5 एज पर काम किया, तो अंडर 5 पॉपुलेशन हमारी डिनोमिनेटर हो जाएगी। या हमने मेल या फीमेल सेक्स पर काम किया,
या ओनली फीमेल पे कोई स्टडी की तो फीमेल पॉपुलेशन हमारी डिनोमिनेटर हो जाएगी, या कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हमने स्टडी की कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स पे स्टडी कर रहे हैं किसी कॉलेज के, तो उस कॉलेज के जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो होगी वो हमारी डिनोमिनेटर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा किसी इवेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे हमें देखना चाहें कि पर 1000 व्हीकल पर हमने स्टडी की कि पर 1000 व्हीकल इस टोल से निकलने के बाद में एक्सीडेंट होता है, तो 1000 व्हीकल पे निकाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये सब डिनोमिनेटर्स हो सकते हैं। अब ये देखिए आपके लिए एक एक्सरसाइज मैंने डिज़ाइन की है। ये एक्सरसाइज क्या कहती है कि IMR, MMR, इंसिडेंस, प्रेवलेंस रेट, रिलेटिव रिस्क एंड सेक्स रेशो, इनमें से आपको बताना है कि कौन रेट है और कौन रेशो है। ठीक है। अब IMR पे चलो, तो IMR में जो मल्टीप्लायर है ये 1000 होता है, न्यूमरेटर पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर होता है। IMR क्या है? IMR क्या है? इन्फेंट डेथ अपॉन लाइव बर्थ। लाइव बर्थ में जो बच्चा है उन बच्चों में से इन्फेंट की डेथ हुई तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगी एक रेट। ठीक है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, रेशो होता है, ऊपर तो आती है मैटरनल डेथ, नीचे आता है लाइव बर्थ, तो ये एक रेशो हो गया, इसमें न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंस रेट होती है कि रेशो होता है? तो इंसिडेंस जो है हम बात करते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन एट रिस्क है उसमें न्यू केसेज कितने आए, तो न्यू केसेज जो आए उसी पॉपुलेशन में से आए, तो इसलिए यहाँ पे इंसिडेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेट हो जाएगा या रेशियो होगा, रेट ही होगा। ठीक है। फिर 3 ही हमारे सही है। अब आप प्रिविलेंस पे चलो, तो प्रिविलेंस में हम क्या करते हैं, प्रिविलेंस में रेट की तरह से न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जितने भी केसेज हैं पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के, वो उसका प्रिविलेंस कहलाता है, पर ये हम परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, इसलिए इसको हमने प्रोपोर्शन बोला। इसके बाद में आ जाती है रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क का क्या मतलब होता है, इंसिडेंस अमॉन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज पॉपुलेशन अलग है और नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन अलग है, तो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हो गई, इसलिए इसको हम रेशो बोले। इसी तरह से सेक्स रेशो पहले भी बता चुके हैं, फीमेल अपॉन मेल है, अलग अलग आइडेंटिटी है, तो इसको भी हम रेशो बोलेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपके ये काफ़ी सारे MCQ का मटेरियल क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है MCQ का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द रेशो एक्सेप्ट, तो न्यूमरेटर इज अ कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, नहीं होता, यही आपका आंसर, ये क्लियर हो गया। ठीक है। बाकी आगे चल रहा हूँ। न्यूमरेटर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, बिल्कुल सही। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट रिलेटेड वैल्यूज़, बिल्कुल सही बात है, रिलेटेड नहीं होती। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर, तो रेशो को एज ए नंबर एक्सप्रेस नहीं करते हैं हम, रेशो को हम निकालते हैं पर लैख या पर 1000। ठीक है। तो आंसर अपना ए है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू अबाउट प्रिविलेंस, तो प्रिविलेंस इज ए रेशो, इज इट ट्रू और रॉन्ग? तो अभी अभी हम करके आए, प्रिविलेंस में क्या होता है, प्रिविलेंस में हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल पॉपुलेशन और इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, तो वो प्रोपोर्शन होता है ना। तो प्रिविलेंस रेशियो नहीं है, तो ये हमारी बात यहीं पे ख़त्म हो गई। प्रिविलेंस रेट इज़ द बेस्ट मेजर फॉर स्टडिंग डिजीज इटियोलॉजी, तो प्रिविलेंस रेट जो है बेस्ट मेजर नहीं है, इंसिडेंस बेस्ट मेजर है इटियोलॉजी में। इटियोलॉजी होता है कारण, तो कारण हमें पता लगेगा जब कोई नई डिजीज आएगी या कोई नया केस आएगा। जब नया केस आएगा तो उसको बोलेंगे हम इंसिडेंस, इसलिए इंसिडेंस इज द बेस्ट मेजर फॉर स्टडिंग डिजीज इटियोलॉजी। सी है इंक्रीज विद इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बीमारी का डिजीज का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो प्रिविलेंस बढ़ेगा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इनका ड्यूरेशन लंबा चलता है, इसलिए इनके प्रिविलेंस बढ़ते हैं। अगर कोई बीमारी छोटी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तो जल्दी ठीक हो जाएगी तो पॉपुलेशन में उसके केसेस जल्दी कम हो जाएंगे, तो उसका प्रिविलेंस घट जाएगा। तो आंसर सी सही है। डी ऑप्शन है डिक्रीज विद द डिक्रीज इन केस फर्टिलिटी, केस फर्टिलिटी घटती है
तो प्रेवलेंस घटता है, ये गलत बात है। कैसे? केस फर्टिलिटी का मतलब होता है केस बीमारी कितनी खतरनाक है। केस फर्टिलिटी अगर कम होगी तो पेशेंट के डेथ के चांसेस कम होंगे और पेशेंट पॉपुलेशन में रहेगा लंबे समय तक। तो केस फर्टिलिटी के घटने से प्रेवलेंस जो है वो बढ़ेगा, और केस फर्टिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेवलेंस कम होगा। तो ये इस पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है। इसका नेक्स्ट, इसका आंसर सी हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस डिनोमिनेटर इज टेकन एज। तो इंसिडेंस के लिए अभी बात हुई। इंसिडेंस का मतलब क्या है? न्यू केसेज, वो किस पे से निकालते हैं? जो पॉपुलेशन हमारी रिस्क पे है उस पर निकालते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इज द आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल। ब्लड प्रेशर तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्लड शुगर भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड जो है ये भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। HbA1c, अगर HbA1c किसी का ब्लड में प्रेजेंट है तो इन्फेक्टेड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, यस और नो वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशो, इनमें से कौन एक रेशो नहीं है? तो देखो मेटल मल्टी रेशो तो रेशो ही होता है MMR, ये तो सब जानते हैं। सेक्स रेशो भी हम पढ़ चुके हैं, रेशो होता है। रिलेटिव रिस्क एंड केस फर्टिलिटी रेट। रिलेटिव रिस्क का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है। तो जब भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूमरेटर हियर, तो ये भी रेशो हो गया। तो हमारे पास में ऑड मैन आउट बचा ये केस फर्टिलिटी रेट। अब इसके नाम में रेट लिखा हुआ है, तो ये रेट हो सकती है क्या? केस फर्टिलिटी क्या होती है? केस फर्टिलिटी होती है किसी डिजीज की वजह से जो फर्टिलिटी हुई है, डेथ हुई है, अपॉन डिजीज के केसेज इनटू 100। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये बात तो सही है, पर परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, इसलिए ये रेट नहीं होती, ये एक प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है डी आंसर है, बिकॉज डी इज प्रोपोर्शन, नॉट अ रेट, नॉट अ रेशो। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेट। तो अभी अभी केस फर्टिलिटी रेट के लिए हमने निकाला है कि ये प्रोपोर्शन है, तो इसलिए आंसर तो हमें पता है, पर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों डाला? कंफ्यूज करने के लिए डाला, क्योंकि मेटल मोर्टिलिटी रेट बिल्कुल सही है। अब अगर हमें रेट निकालनी है, हमें किसी पॉपुलेशन में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इतनी हुई और इतनी मदर प्रेग्नेंट थी, इसकी निकाल दो, तो हम भाई इसको फिर हम रेट ही मानेंगे ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट तो रेट होती है, इंसिडेंस रेट होती ही है। तो हमारे पास में बचा केस फर्टिलिटी रेट, जो कि एक प्रोपोर्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।